गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी पार्ट 8 हमें गोली से उड़ाया जाए पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के चरित्र के उन पहलुओं के बारे में जानेंगे जो हमें अन्य देशभक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। भारत की आज़ादी के लिए न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी। जीवन की आहुति देना यानी जीवन का बलिदान देना। जीवन की आहुति देना मुहावरा है और उस मुहावरे का अर्थ है जीवन का बलिदान देना। इसका हिसाब करना दुष्कर है। दुष्कर का मतलब कठिन, कि हमें जो जीवन की आहुति दी, जो बलिदान दिया है, उसका हिसाब करना बहुत ही कठिन है। इन नामों में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें सुनते या याद करते ही हमारे मस्तिष्क पर श्रद्धा से झुक जाते हैं। श्रद्धा का मतलब आदर। आदर से हमारा सिर झुक जाता है कि हम उनकी जो वीरता है उसके बारे में सुनकर हमें हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे खड़े होना का अर्थ होता है डर जाना, कि हम उनकी जो वीरता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमें डर लगने लगता है। ऐसे कारनामे उनके चलचित्र की भांति आंखों के सामने दिखाई देने लगते हैं। चलचित्र यानी सिनेमा की तरह उनके कारनामे, उनके कार्य हमें दिखाई देते हैं। इन्हीं नामों में एक नाम है भगत सिंह का, जिन्होंने अपने दो साथी सुखदेव और राजगुरु के संग मिलकर अंग्रेजों के दिल को दहला देने वाले असेंबली बम कांड को अंजाम दिया। दिल को दहलाने वाला का अर्थ होता है कि मन को हिला डालना है। मन में को हिला डालना कि हम एक झटका लगता है जिससे उसको काम का अंजाम को देखकर हमें डर लगने लगता है कि वो काम अंजाम देना यानी काम को पूरा किया। कौन सा काम? असेंबली बम कांड। कि असेंबली बम कांड में जो उन्होंने कार्य किया है वह कार्य हमें सुनने पर भी हमारा दिल बैठ जाता है, हमें भय लगने लगता है। इसके बाद तीनों बंदी बना लिए गए। एक विशेष अदालत का गठन कर उन तीनों पर मुकदमा चलाया गया। तीनों को मृत्युदंड सुनाया गया। सारा देश इस सजा से अवाक था कि तीनों ने को जब मृत्युदंड सुनाया तो पूरा देश आश्चर्यचकित था। अवाक यानी आश्चर्यचकित था कि अंग्रेजों की दृष्टि में भगत सिंह व उनके दोनों साथी देशद्रोही करार दिए गए। करार यानी मान लिया उन्होंने कि तीनों देशद्रोही हैं, कि हमारे देश में विद्रोह फैला रहे हैं। भगत सिंह व उनके साथियों में कानून विशेषज्ञों की कमी नहीं थी। भगत सिंह के और भी साथी थे, उनमें बहुत से साथी ऐसे थे जो कानून के बारे में जानते थे। इन विशेषज्ञों की राय थी कि किसी प्रकार भगत सिंह व उनके साथी पंजाब की गवर्नर से क्षमादान की अपील करें। क्षमादान यानी माफ़ी मांग लें कि यह कार्य हमने नहीं किया, मैं माफ़ कर दिया जाए। पर आज़ादी के दीवाने तीनों ही व्यक्ति हमारे देश की आज़ादी चाहते थे और वो उनके लिए मर मिटने को भी तैयार थे। इसलिए उनकी बहादुरियों को इस प्रकार की अपील करने के लिए मना लेना सरल नहीं था। अपील करना यानी उस कार्य को कराने के लिए मनाना बहुत कठिन था कि वो सामने वाले से क्षमा मांगे। अंत में यह तय हुआ कि एडवोकेट प्राणनाथ मेहता इस प्रकार का प्रस्ताव
लेकर भगत सिंह और उसके साथियों से मिलने लाहौर स्थित सेंट्रल जेल जाए। ऐसा इसलिए कि भगत सिंह उनकी बात मानना करते थे, किनकी? प्राणनाथ मेहता की। इसलिए 19 मार्च सन 1931 को प्राणनाथ मेहता भगत सिंह से मिलने सेंट्रल जेल लाहौर पहुंचे। इधर उधर की बातें की और अंत में प्राणनाथ ने घुमा फिरा कर जीवन दान हेतु प्रार्थना पत्र देने की बात कही। प्राणनाथ ने भगत सिंह और उनके साथियों को विश्वास दिलाया कि वे प्रार्थना पत्र की भाषा इस प्रकार लिखेंगे ताकि उनसे उन लोगों के स्वाभिमान व सम्मान को तनिक भी ठेस न पहुंचे। इस प्रस्ताव का सुनना था कि भगत सिंह के दोनों साथी सुखदेव और राजगुरु के चेहरे तमतमा उठे। यानी क्रोधित हो गए। दोनों ने जब यह बात सुनी तो दोनों क्रोध में आ गए कि हम क्यों पत्र लिखे जिस पत्र से ये जाहिर हो कि हम क्षमा मांग रहे हैं। उन्होंने उस बात को ठुकरा दिया। ठुकराने यानी अस्वीकार कर दिया। भगत सिंह ने प्राणनाथ से कहा, ठीक है, आप प्रार्थना पत्र तैयार करके ले आइए। प्राणनाथ खुशी खुशी लौटे और कई कानूनी विषयांदों के साथ रात भर जीवनदान प्रार्थना पत्र का प्रारूप बनाने लगे। कानून विषयांदों यानी कानून की जानकारी वाले कागजों को ढूंढने लगे और उनका प्रारूप बनाने लगे। प्रारूप का मतलब रूपरेखा, उनकी रूपरेखा बनाने लगे कि किस तरह से मुझे वह पत्र लिखना है। दूसरे दिन 20 मार्च सन 1931 को प्राणनाथ फिर जेल पहुंचे। वहां पहुंचकर वे भगत सिंह से मिले और उन्हें प्रार्थना पत्र दिखाने लगे। इस पर भगत सिंह ने कहा, हमने तो भेज ही दिया गवर्नर साहब को अपना प्रार्थना पत्र, और उन्होंने निम्नलिखित पत्र उनके हाथ पर रख दिया।